नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है जब सबका फिर से। आज हम लोग क्लास शुरू कर रहे हैं शिक्षक सक्षमता परीक्षा। ये स्पेशल क्लास है। ये उन सभी नियोजित शिक्षकों के लिए है जिनकी सक्षमता परीक्षा होने वाली है। और हम लोग जो आज से स्टार्ट करने वाले हैं, ये आपका क्लास जो होगा चौथी होगा। फोर्थ क्लास का हम लोग देखेंगे इन्वायरमेंट। और इस वीडियो में हम लोग इन्वायरमेंट का क्लास फोर्थ का इन्वायरमेंट का चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 11 तक जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं उन सबको देखेंगे। और उसके बाद में इससे संबंधित जितने प्रश्न बनेंगे उन सबका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी हम लोग लगाएंगे। लेकिन पहले हम लोग इसको बढ़िया से एक बार पढ़ लेते हैं क्या क्या है। तो सबसे पहला जो चैप्टर है हम लोग उसे स्टार्ट करते हैं। यदि आप मेरे YouTube चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें ताकि आपको इससे संबंधित नोटिफिकेशन प्रत्येक दिन मिल जाए। आइए, चैप्टर 1 में कुछ जगहों के बारे में बताया गया है कि वहां के विद्यार्थी कैसे अपने विद्यालय पहुंचते हैं। तो सबसे पहले यहाँ लिखा होगा बांस से बना पुल, और यहाँ राज्य का नाम दिया है असम। और आप देख भी पा रहे होंगे कि यह जो ब्रिज है बांस का बना हुआ है ना। और इस पे जो है बच्चे चढ़ के स्कूल जा रहे हैं। यहाँ लिखा हुआ है कि हमारे यहाँ बारिश बहुत होती है, मतलब असम में बारिश बहुत होती है। कभी कभी तो चारों तरफ घुटनों तक पानी भर जाता है, फिर भी हम स्कूल जाने से नहीं रुकते। एक हाथ में किताबें उठाते हैं और दूसरे हाथ से बांस को पकड़ते हैं। आप देख पा रहे होंगे कि बच्चा जो है एक हाथ में किताब लिया है और एक हाथ के सहारे बांस को पकड़ा हुआ है। हम जल्दी जल्दी बांस और रस्सी से बना हुआ पुल पार कर लेते हैं। तो आपसे सवाल ये पूछा जा सकता है कि बांस से बने पुल के सहारे किस राज्य के बच्चे विद्यालय जाते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? असम होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बारी है यहाँ लद्दाख की। आप देख पा रहे होंगे यह जो सीन है लद्दाख का सीन है। लद्दाख में जो बच्चे हैं, ये जो आप देख पा रहे होंगे, इसको कहते हैं हम लोग क्या जी? ट्रॉली। इसी ट्रॉली के सहारे बच्चे विद्यालय में जाते हैं। यहाँ लिखा है ट्रॉली से स्कूल पहुंचने के लिए हमें रोज नदी पार करनी होती है। खूब चौड़ी और गहरी नदी के पार जाती हुई मजबूत लोहे की रस्सी होती है। आप देख पा रहे होंगे कि यह जो रस्सी है, ये रस्सी क्या चीज का है? लोहे की रस्सी है। यहाँ दोनों तरफ से भारी पत्थरों या पेड़ों से कसकर बंधी रहती है। ट्रॉली लकड़ी से बना झूला होता है, पुल की मदद से इस रस्सी पर सरकती है। इस हम 4-5 बच्चे एक साथ ट्रॉलिंग में बैठ जाते हैं और पहुंच जाते हैं नदी के उस पार। तो ध्यान रखेंगे कि लद्दाख के जो बच्चे होते हैं वो बच्चे ट्रॉली के सहारे अपने स्कूल जाते हैं, और वो जो ट्रॉली होती है वो लकड़ी की बनी होती है। आगे बढ़ते हैं। अब बात ही आती है जी केरल की। यहाँ लिखा हुआ भी है केरल। तो आप देख पा रहे होंगे जो केरल है, केरल में बच्चे इस नाव के सहारे जाते हैं। और यहाँ लिखा है वल्लम। केरल के कुछ भागों में बच्चे पानी को पार करने के लिए वल्लम यानी लकड़ी की बनी छोटी नाव, यानी कि लकड़ी की छोटी बनी नाव को वल्लम कहते हैं, में बैठकर स्कूल तक पहुंचते हैं। तो वल्लम से
जो है बच्चे, केरल के बच्चे विद्यालय जाते हैं, जबकि ट्रॉली से लद्दाख के बच्चे जाते हैं, जबकि बांस के बने पुल से असम के बच्चे जाते हैं। अब बारी है ऊंट गाड़ी की। अगर ऊंट गाड़ी का बात किया जाए तो ऊंट गाड़ी है राजस्थान के लिए। हम रेगिस्तान में रहते हैं, तो आप सब जानते हैं कि राजस्थान में रेगिस्तान है। हमारे यहाँ दूर दूर तक रेत ही रेत नजर आती है। दिन में तो रेत खूब तपती है। हम ऊंट गाड़ी में बैठकर स्कूल पहुंचते हैं, तो देखिए कितनी कठिनाइयों के सहारे बच्चे अपने अपने विद्यालय पहुंच रहे हैं। आगे है उत्तर की पहाड़ियां। उत्तर की पहाड़ियां देखो हम कैसे स्कूल पहुंचते हैं। मीलों फैली बर्फ पर चलकर, हम हाथ पकड़कर बर्फ पर पैर जमाते हुए ध्यान से चलते हैं। ताजी बर्फ में पैर धंस जाते हैं, अगर बर्फ जमी हुई हो तो फिसल भी सकते हैं। तो ध्यान रखेंगे, बर्फीली रास्तों से होते हुए उत्तर की पहाड़ियों की बच्चे अपने विद्यालय पहुंचते हैं। अब आगे बढ़ेंगे। अब बारी आती है उत्तराखंड की। तो अब जानते हैं उत्तराखंड एक पहाड़ी इलाका है, तो उत्तराखंड के बच्चे उभर खाभर पथरीले रास्ते से जाते हैं। हम पहाड़ी इलाकों में रहते हैं, यहाँ दूर दूर तक उबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते हैं। मैदानों या शहर में रहने वाले बच्चों को भले ही मुश्किल लगे, हम तो भागते हुए पहाड़ी रास्ते पार कर जाते हैं। तो ध्यान रखेंगे, पहाड़ी रास्तों को पार करके उत्तराखंड के बच्चे विद्यालय जाते हैं। अब आपका पार्ट 1 यहां से कंप्लीट हुआ। अब बारी है पार्ट 2 की। पार्ट दूसरे का नाम है कान कान में। आइए इसके बारे में भी देखिए। हमने सिर्फ उस मुख्य बातें को लिया है, उन टॉपिकों को लिया है जिससे आपके एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं। दिया है, ये देखिए, ये आपका है मुर्गा है, ये आपका तोता है, ये कौवा है, ये मेढक है, ये आपका बतख है, और ये कोई चिड़िया हो सकती है, कोई भी। अब पहचान में तो एक नहीं आ रहा है, अगर आपको पहचान में आ जाए तो कमेंट करके जरूर बताएंगे। दिया है, पहले ऊपर दिए गए चित्र को देखो, पहचान कर लिखो ये जानवर कौन कौन से हैं। क्या तुम्हें इन जानवरों के कान दिखाई दे रहे हैं? वास्तव में इन सभी के कान होते हैं, लेकिन हमें बाहर से दिखाई नहीं देते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि जितनी पक्षियां हैं उन पक्षियों के कान तो होते हैं, लेकिन हमें बाहर से दिखाई नहीं पड़ते हैं। आगे यहां है कि तुम्हें पता है ना कि कान सुनने में मदद करते हैं। कुछ जानवरों के कान बाहर दिखते हैं और कुछ के नहीं। पक्षियों के कान दिखते नहीं हैं, लेकिन उनके सिर के दोनों तरफ छोटे छोटे छेद होते हैं। तो ध्यान रखेंगे, जो पक्षी होती हैं उनके भी कान होते हैं, लेकिन हमें दिखाई नहीं पड़ते हैं, और जो उनके कान होते हैं वो सिर के दोनों तरफ एक एक छिद्र होता है, वही उनका कान होता है। आगे है कि ये पंखों से ढके रहते हैं, इन्हीं छेदों की मदद से पक्षी सुनते हैं। अगर तुम ध्यान से देखोगे तो छिपकली के भी छोटे छेद जैसे कान दिखाई देंगे। तो ध्यान रखेंगे कि जो छिपकली होता है, यहां देख पा रहे होंगे ये छिपकली है, छिपकली का भी जो कान होता है वो बाहर से दिखाई नहीं देता है, सिर्फ छिद्र होता है। आगे दिया है कि मगरमच्छ के भी छोटे छेद जैसे कान होते हैं,
लेकिन आसानी से दिखाई नहीं देते हैं। मतलब कि ये मगरमच्छ हो गया, ये मगरमच्छ हो गया, छिपकली हो गई, चाहे पक्षी हो गई, इन सब के कान तो होते हैं लेकिन हमें दिखाई नहीं देते हैं। आगे है, जानवरों की खाल पर डिजाइन उनके शरीर पर बाल होने के कारण होता है। तो सवाल यहां से बन सकता है कि जानवरों की जो खाल पर डिजाइन होती है वो किसके कारण होती है? तो आंसर होगा बाल होने के कारण। क्या क्या तुमने कभी ऐसे जानवर देखे हैं जिनके बाल हट गए या हटा दिए गए हों? सोचो, अगर उनके खाल से बाल हटा दिए जाएं तो जानवर कैसे दिखाई देंगे? न रहेंगे रंग और न ही रहेंगे डिजाइन। आप देख सकते हैं, ये देखिए यहां पर जो है ये खाल वाले जानवर हैं और यहां पर जो है सो बिना खाल वाले जानवर हैं। तो खाल हटाने के बाद सबका डिजाइन एक ही दिख रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तुमने भैंसों और गाय को कौन कौन सी सूची में डाला है? दूर से देखने पर क्या इनकी खाल पर बाल दिखते हैं? अगर हो सके तो पास से देखो, क्या खाल पर बाल दिखाई दिए? अगर हाथी मिल जाए तो क्या तुम्हें उसकी खाल पर हाथ फेरने की हिम्मत होगी? क्या तुम जानते हो कि हाथी की खाल पर भी बाल होते हैं? तो ध्यान रखेंगे कि हाथी जो होता है, हाथी के खाल पर भी बाल होता है। आगे बढ़ते हैं। आगे है, अब हमसे यहां पर एक सवाल बन रहा है कि बच्चे देने वाले जानवरों के नाम लाल बॉक्स में लिखें। तो ध्यान रखेंगे कि जिन जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई देते हैं उनके शरीर पर बाल होते हैं और वे बच्चे देते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि जिन जानवरों के कान बाहर से दिखाई देते हैं, जिनके शरीर पर बाल होते हैं, वो सभी के सभी जानवर बच्चे देते हैं। जैसे आप देख पा रहे होंगे, ये बेचारा कुत्ता है, कुत्ता का कान हम देख सकते हैं, इसके शरीर पर बाल होता है। तो कुत्ता अंडा नहीं देकर क्या करता है? कुत्ता बच्चा देता है। आपसे सवाल सिर्फ यही पूछेगा, ठीक है, इसी प्रकार का पूछेगा कि बच्चे देने वाले जानवरों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए में लिख देगा कि उनके कान बाहर से दिखाई देते हैं, उनके शरीर पे बाल होते हैं। ऑप्शन सी में दे देगा ए और बी दोनों सही है, ऑप्शन डी में कोई नहीं। तो ध्यान रखना होगा इन सभी बातों को। और आगे है कि जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई नहीं देते, उनके शरीर पर बाल नहीं होते, वे अंडे देते हैं। जैसे पक्षी, पक्षी को अगर ले लिया जाए तो पक्षी का कान बाहर से दिखाई नहीं देता है, पक्षी के शरीर पे बाल नहीं होता है, पंख होता है, ठीक है। तो पक्षी जो होते हैं सो अंडे देते हैं, ठीक है। या फिर आप मगरमच्छ ले लो, छिपकली ले लो, ये सब के सब, या सांप ले लीजिए, ये सब के सब अंडे देते हैं, ना कि बच्चे देते हैं। आगे बढ़ते हैं। इस जानवर को देखो, इसका नाम लिखो। क्या तुम जानते हो यह हमारा राष्ट्रीय पशु है? तो ध्यान रखेंगे भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? तो बाघ है। और ये बाघ महाराज देख रहा एकदम से गुर्रा के। आगे बढ़ते हैं। अब चैप्टर दूसरा भी कंप्लीट हुआ। अब हम लोग आते हैं चैप्टर नंबर तीसरा में, और इसका नाम है नंदू हाथी। यानी एक हाथी है, उस हाथी का नाम यहाँ लिखा है क्या जी? नंदू हाथी। और इसी के ऊपर कहानी है, और इसमें से जो मुख्य टॉपिक है हमने उसे बाहर निकाल लिया है। आइए तो पढ़ते हैं। लिखा है कि बेचारा नंदू नींद से जागा और उसने अपनी आंखें खोली। कुछ ही देर के लिए उसे पता ही नहीं चला कि वह कहाँ है।
उसे लगा कि वह स्लेटी भूरे पेड़ों के एक बड़े से जंगल में है। उसने अपनी आंखें घुमाई, फिर उसे कुछ जाना पहचाना सा लगा। ओह ओ ये तो अम्मा है। इसका मतलब ये हुआ कि समझ लीजिए, आपसे सवाल पूछेगा कि हाथी का रंग कैसा होता है, तो ध्यान रखेंगे नंदू की जब नींद खुली तो उसे कौन सा रंग दिखाई दिया, स्लेटी और भूरे। तो ध्यान रखेंगे हाथी का रंग स्लेटी भूरा होता है। ठीक है, हाथी का रंग होता कैसा है, तो स्लेटी और भूरा होता है। आगे, जिसे वह भूरा स्लेटी जंगल समझ रहा था, वह उसके परिवार के साथियों के पैर और सूंड थे। आप देख पा रहे होंगे यह हाथी है, और यह जो हाथी है इस हाथी का रंग है कैसा, तो हाथी का रंग है भूरा स्लेटी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हाथियों से रिलेटेड और भी कुछ रोचक फैक्ट जानते हैं। क्या तुम जानते हो एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम से ज्यादा पत्ते और झाड़ियां खा लेती हैं। हाथी बहुत कम आराम करता है, यह एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही सोता है। हाथी को पानी और कीचड़ से खेलना बहुत भाता है। बात तो समझ में आ रही होगी कि हाथी जो है एक दिन में 2-4 घंटे ही सोता है, 100 किलोग्राम से अधिक पत्ता खाता है, और हाथी को पानी और कीचड़ में खेलना बहुत भाता है। इससे उसके शरीर को ठंडक मिलती है। तो ध्यान रखेंगे हाथी अपने शरीर पे कीचड़ क्यों छिड़कते हैं, क्योंकि उससे उनके शरीर को ठंडक मिलती है। वैसे उसके कान भी पंखे की तरह होते हैं, गर्मी लगने पर अपने कान हिलाकर हवा करता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तुमने पढ़ा कि नंदू हाथी अपने झुंड के साथ रहता है। हाथियों के झुंड में केवल हथिनियां और बच्चे ही रहते हैं। झुंड की सबसे बुजुर्ग हथिनी ही पूरे झुंड की नेता होती है। एक झुंड में 10 से 12 हथिनियां और बच्चे होते हैं। तो ध्यान रखेंगे एक झुंड में 10 से 12 हथिनियां होती हैं, और झुंड की जो सबसे बुजुर्ग हथिनी होती है वही उसकी मालिक होती है। ओके, आगे अगर हम इसके बात करें तो हाथी 14 से 15 साल तक ही झुंड में रहते हैं, फिर वे झुंड छोड़ देते हैं और अकेले रहते हैं। नंदू भी जब 14 से 15 साल का हो जाएगा वह अपना झुंड छोड़ देगा। तो हाथियों से संबंधित ये महत्वपूर्ण फैक्ट है, और इससे आपके एग्जाम में सवाल पक्का बनेंगे। सीटेड भी इससे सवाल एकदम से उठा उठा के पूछा है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। क्या आप जानते हैं हाथी परेशानी आने पर एक दूसरे की अपने साथियों की मदद करते हैं, अपने बच्चों की देखभाल और सुरक्षा के लिए एक दूसरे का साथ भी देते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे हाथी ज्यादातर समूह में रहना पसंद करते हैं, और हाथी जो होते हैं ज्यादातर समूह में रहना पसंद करते हैं। और ये होता है कि आगे हम लोग आगे बढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 4 है, और इस चैप्टर का नाम क्या है, तो इसका नाम है अमृता की कहानी। इसकी कहानी है भाई अमृता की कहानी। आइए अब हम इसके बारे में भी समझते हैं। यह बात बहुत पुरानी है, करीब 300 साल पुरानी है, और हाँ यह किस्सा एक सच्ची कहानी है, मतलब एक सच्चा कहानी है। अमृता राजस्थान में जोधपुर के पास खेजरली गांव की रहने वाली थी। जानते हो उस गांव का नाम खेजरली क्यों था? उस गांव में खेजरी के बहुत पेड़ थे।
गांव के सभी लोग पेड़ पौधे और जानवरों का बहुत ध्यान रखते थे। गांव में बकरियां, हिरन, खरगोश, मोर और न जाने कितने जानवर बिना किसी डर के घूमते थे। गांव वालों को बुजुर्गों की कही बात आज भी याद थी। उनका कहना था कि अगर पेड़ हैं तो हम हैं। पेड़ और जानवर हमारे बिना रह सकते हैं, पर हम उनके बिना नहीं रह सकते। तो ध्यान रखेंगे कि अमृता जो है, अमृता राजस्थान की खेजरवाली गांव की रहने वाली है, और उस खेजरवाली गांव का नाम इसलिए पड़ा क्योंकि वहां पर सबसे ज्यादा खेजरी के वृक्ष पाए जाते हैं, और इससे सीटेट में सवाल कई बार भर भर के पूछे गए हैं। ठीक है, हम इसके बारे में आगे जानते हैं। आगे है पेड़ खतरे में। समय बीतता गया, अमृता बड़ी हो गई। एक दिन वह अपने पेड़ों से मिल रही थी, तभी उसने देखा कि गांव में कुछ अनजान लोग कुल्हाड़ी लेकर खड़े हैं। पूछने पर पता चला कि वे राजा के आदमी थे। राजा के कहने पर वे लकड़ी के लिए पेड़ काटने आए थे। लकड़ी राजा के महल के लिए चाहिए था। मतलब कि खेजवारी गांव में खेजरी का वृक्ष काटने के लिए राजा ने कुछ लोगों को भेजा था। अब आगे देखते हैं क्या होता है। यह सुनते ही अमृता के होश उड़ गए। उन आदमियों ने जिस पेड़ को काटने के लिए चुना, अमृता उस पेड़ से लिपट गई। उन लोगों के डराने धमकाने पर भी वह नहीं हटी। राजा के आदमियों को राजा की बात तो माननी थी, वरना उनकी अपनी जान चली जाती। उनकी कुल्हाड़ी के एक ही वार से अमृता के पैरों से खून बहने लगा और वह गिर गई, लेकिन उसने पेड़ को नहीं गिरने दिया। लेकिन उसने पेड़ को नहीं छोड़ा। अमृता को देखकर उसकी बेटियों और गांव के 300 से भी ज्यादा लोगों ने पेड़ से लिपटकर अपनी जान दे दी। देखिए, एक वृक्ष को बचाने के लिए 300 से ज्यादा लोगों ने जान की बाजी लगा दी, मतलब जान तो दे ही दी। जब राजा को इस बात का पता चला तो उन्हें यह बात समझ नहीं आई कि लोग पेड़ों के लिए अपनी जान भी दे सकते हैं। वे खुद वहां आए और स्वयं लोगों का पेड़ों के प्रति प्यार देखा। आगे जानते हैं। तो देखिए, ये कहानी अमृता से संबंधित है। खेजरी के वृक्ष को बचाने के लिए कैसे अमृता उस पेड़ से लिपट जाती है, और उसको देखते देखते गांव के और भी लोग आ जाते हैं, और फिर भी जो लकड़ी काटने वाले थे उन लोगों ने जबरदस्ती किया, और इस वजह से उस गांव के 300 लोगों की जान चली गई। अब इसकी विशेषता के बारे में हम जानते हैं कि आखिर खेजरी के वृक्ष में ऐसी कौन सी विशेष बातें हैं। तो देखिए, खेजरी यह पेड़ रेगिस्तान इलाकों में खूब पाया जाता है। इससे ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती है। इस पेड़ की छाल दवा के काम आती है, और इसकी लकड़ी को कीड़ा भी नहीं लगता। इस पेड़ की फलियों की सब्जी भी बनाई जाती है। इसकी पत्तियां वहां पर रहने वाले जानवर खाते हैं, और इसकी छाया में तुम जैसे बहुत से बच्चे खेलते भी हैं। तो देखिए, इतना इंपॉर्टेंस है इस वृक्ष का, इसीलिए 300 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान की बाजी लगा दी इस वृक्ष के लिए। तो ध्यान रखेंगे, खेजरी कहाँ है? राजस्थान में। खेजरी किससे संबंधित है? तो ध्यान रखेंगे, अमृता से। आगे है पाठ 5 है अनीता की मधुमक्खियां। 5वीं पाठ में हम लोग आते हैं, और इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है अनीता की मधुमक्खियां। चलिए तो स्टार्ट करते हैं इसे भी।
मेरा नाम अनीता खुशवाहा है। मैं मुजफ्फरपुर जिले के बोचहा गांव में रहती हूँ, जो बिहार में है। मेरे घर में माँ, पिताजी, 2 छोटे भाई हैं। मैं कॉलेज में पढ़ती हूँ और स्कूल के बच्चों को पढ़ाती हूँ। मैं मधुमक्खी पालने का काम भी करती हूँ। इतना सब कर पाना मेरे लिए आसान नहीं था। जब मैं छोटी थी तब मैं दिन भर बकरियां चराती थी। मेरा भी स्कूल जाने का मन करता था, पर मैं माँ पिताजी को लड़कियों का स्कूल जाना पसंद नहीं था। मतलब देखिए कितना गलत बात है ना। आज भी ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने बच्चियों को विद्यालय नहीं भेजते हैं। उन्हें इस लड़की से सीखने की जरूरत है। यहाँ लिखा है, यह एक सच्ची कहानी है। अनीता खुशवाहा एक चमकता सितारा गर्ल स्टार है। चमकते थी सितारे उन साधारण लड़कियों को असाधारण कहानियां हैं, जिन्होंने स्कूल जाकर अपनी जिंदगी बदल दी। बच्चों से किताब के अंतिम पृष्ठ पर दिए गए भारत के नक्शे के बारे में ढूंढ। आइए देखते हैं। अब यहाँ से स्कूल जाना एक सपना है, हम इनकी कहानी को समझते हैं। एक दिन मैंने स्कूल के अंदर झांक कर देख ही लिया। बच्चों को देखकर मैं अपने आप को रोक नहीं पाई और बच्चों की कतार में पीछे जाकर चुपचाप बैठ गए। मुझे बहुत अच्छा लगा। घर जाते ही मैंने हिम्मत करके माँ पिताजी को स्कूल के बारे में बताया। उन्होंने मुझे स्कूल जाने के लिए बिल्कुल मना कर दिया। उस दिन मैं बहुत रोई। मेरे गांव की एक टीचर ने माँ पिताजी को समझाया कि पढ़ाई करना कितना जरूरी है। उन्होंने बताया कि 8वीं कक्षा तक की पढ़ाई पर कोई खर्च भी नहीं होता है। पढ़ना तो सब बच्चों का अधिकार है। मुझे पता नहीं कैसे, पर माँ पिताजी मान गए। मैंने स्कूल जाना शुरू कर दिया। स्कूल में मैं बहुत ज्यादा नंबर तो नहीं लाती थी, पर टीचर से सवाल बहुत पूछती थी। देखिए यहाँ पर ये आपसे सवाल एक बन सकता है आपके एग्जाम में। आरटीई अधिनियम 2009 यह 6 से 14 साल के सभी बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार देता है। तो ध्यान रखेंगे किस अधिनियम के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। तो आरटीई 2009। आगे है कि धीरे धीरे मैंने गांव वालों को समझाना शुरू किया कि सभी लड़कियों को स्कूल भेजे। घर में माँ पिताजी ने भी मेरी मदद करनी शुरू कर दी। घर का सारा काम मेरी माँ ही कर लेती थी। मुझे पढ़ने के लिए काफी समय मिल जाता था। आगे, स्कूल से मधुमक्खी पालन तक, ये इंपॉर्टेंट है। हमारे इलाकों में बहुत सारे लीची के पेड़ हैं। लीची के फूल मधुमक्खियों को लुभाती है, इसलिए यहाँ लोग मधुमक्खियों को पालकर शहद बनाने का काम करते हैं। मैंने सोचा कि क्यों न मैं भी यह काम कर लूं। तब मैंने गांव में मधुमक्खी पालने के एक सरकारी कोर्स में भाग लिया। कोर्स में भाग लेने वालों में मैं अकेली लड़की थी। ट्रेनिंग में मुझे पता चला कि अक्टूबर से दिसंबर तक का समय मधुमक्खियों के अंडे देने का होता है। तो ध्यान रखेंगे मधुमक्खियां अंडे कब देती है, तो अक्टूबर से दिसंबर के बीच में। मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय यही होता है। मतलब अक्टूबर से लेकर के दिसंबर के बीच का जो समय होता है वह मधुमक्खी पालने का सबसे अच्छा समय होता है। तो सवाल यहां से बन सकते हैं आपके परीक्षा में।
मैंने मधुमक्खी पालने का कोर्स कर लिया, लेकिन आप काम शुरू करने के लिए मेरे पास रुपए नहीं थे। मैंने कुछ समय तक इंतजार किया और बच्चों को पढ़ाकर 5,000 रुपए बचाए। इन रुपयों से मैंने मधुमक्खी पालने के 2 बक्से खरीदे। एक बक्से की कीमत 2,000 थी। बाकी बचे रुपए से मीठा घोल बनाने के लिए चीनी और छत्ते को साफ करने के लिए दवाइयां खरीदी। तो ध्यान रखेंगे कि मधुमक्खियों का मीठा घोल बनाने के लिए चीनी का इस्तेमाल होता है। मधुमक्खी पालन करने का सही समय अक्टूबर से दिसंबर तक होता है। सितंबर का महीना था। दिसंबर तक मेरे पास इतनी मधुमक्खियां हो गई कि 2 बक्से कम पड़ने लगे। मैंने 2 बक्से और कर दिए। मधुमक्खी के बारे में ज्यादा अनुभव नहीं था, इसमें और कुछ उतना इंपॉर्टेंट है नहीं। आगे हम लोग देख लेते हैं। हाँ, लीची का फूल फरवरी में खिलते हैं। तो सवाल यहां से बन सकता है कि लीची का फूल कब खिलता है? तो आंसर क्या होगा जी? फरवरी में। मैंने अपने चारों बक्सों को लीची के बगीचे में रखा। मुझे हर बक्से से 12 किलो शहद मिला। तो ध्यान रखेंगे कि जो मधुमक्खी पालन करने का बक्सा होता है, उसके एक बक्से से कितनी शहद मिलती है? तो आंसर क्या होगा? 12 किलो शहद मिलती है। जब मैंने बाजार में बेचा तो मुझे अपनी पहली कमाई मिली। अब मेरे पास 20 बक्से हैं। अब आगे है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। हर छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है। छत्ते में कुछ नर मक्खी भी होते हैं। छत्ते में बहुत सारी काम करने वाली मक्खियां भी होती है। ये दिन भर काम करती है, शहद के लिए फूलों का रस ढूंढती है। जब किसी मक्खी को रस मिल जाता है तो वह एक तरह का नाच करता है और उससे दूसरी मक्खियों को पता लग जाता है। तो जब एक मक्खी कहीं भी शहद का खोज करती है तो वो दूसरे मक्खी को नाच के माध्यम से बताती है। और हर छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जिसका काम होता है अंडे देना, और कुछ नर मक्खी भी होते हैं। आगे अब देखिए, छत्ता बनाने का काम भी इन्हीं का होता है और बच्चों को पालना भी। ये न हो तो न छत्ता बने और न ही शहद इकट्ठा हो। शहद के बिना छत्ते की सारी मधुमक्खियां भूखी ही रह जाती है। नर मक्खी छत्ते के लिए कुछ खास काम नहीं करते हैं। ध्यान रखेंगे कि जो नर होते हैं उनका कुछ खास रोल नहीं होता है। मधुमक्खियों की तरह चींटियां भी मिलजुल कर रहती है। सभी चींटियों का काम बांटा होता है। रानी चींटी अंडे देती है, जैसे रानी मक्खी अंडे देती है वैसे ही रानी चींटी अंडे देती है। सिपाही चींटी बिल का ध्यान रखता है और काम करने वाले चींटियां भोजन ढूंढकर बिल तक लाती हैं। दीमक और ततैये भी इसी तरह समूह में रहते हैं। तो ध्यान रखेंगे, मधुमक्खी और कौन जी? चींटी और कौन? तो दीमक और कौन? तो ततैये। ये सब के सब क्या हैं? समूह में रहते हैं। आगे बढ़ते हैं, चैप्टर नंबर 6 और इसका नाम है ओमना का सफर। अब हम लोग यात्रा पे निकलते हैं। 2 लड़के पास ही बैठे परिवार के दोनों बच्चे हमारे जितने ही लग रहे हैं। मैं उनसे बात जरूर करूंगी पर थोड़ी देर बाद। मैं अब खिड़की के पास बैठी यह सब लिख रही हूं। अम्मा ने खाने का डिब्बा खोल दिया। ढोकला, चटनी, नींबू वाले चावल और मिठाई। तो ध्यान रखेंगे, ढोकला, चटनी, नींबू वाले चावल और मिठाई, ये जो है गुजरात का भोजन है। कहां का भोजन है? तो गुजरात का भोजन है। तो ध्यान रखेंगे, ये सवाल यहां से बन सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक तरफ से आवाज आ रही थी,
बटाटा वारा, पूरी साग, दूध, ठंडा दूध। तो बटाटा वारा ये भी गुजरात का भोजन है। पूरी साग भी गुजरात के लोग खाते हैं। दूध और ठंडा। लोग प्लेटफॉर्म पर खाने की चीज खरीदे और बेच रहे थे। हमने तो खिड़की से ही केले और चीकू खरीद लिए थे। मैंने साथ बैठे बच्चे से दोस्ती कर ली। भाई सुनील एनवे अपने दादी के घर कोझिकोड जा रहे हैं। तो ध्यान रखेंगे कोझिकोड कहां पर पड़ता है, तो केरल में। सवाल यहां से बन सकता है कि कोझिकोड कहां पड़ता है, तो आंसर क्या होगा, केरल में। बाकी यहां पर क्या है, ये रास्ता की कहानी है। हम यहाँ पे थोड़ा सा पढ़ते हैं अध्यापक के लिए। गांधीधाम अहमदाबाद और वलसाड गुजरात में है। तो वलसाड कहाँ है, गुजरात में। अहमदाबाद है गुजरात में। गांधीधाम कहाँ है, गुजरात में। कोझिकोड केरल में है। इन स्थानों को याद कर लेंगे आप लोग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला है पार्ट 7 है खिड़की से। इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है खिड़की से। अब सुबह हो गई है। मैं कल रात बहुत जल्दी सो गई थी। बाहर इतना अंधेरा था कि कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। आज सुबह जब ट्रेन रुकी तो मेरी आंखें खुली। बाहर प्लेटफॉर्म पर लगे बोर्ड पर लिखा था मडगांव। अब पापा का मतलब होता है पप्पा। अप्पा ने बताया कि अब हम गोवा राज्य में हैं। तो ध्यान रखिएगा मडगांव कहां पड़ता है, तो मेरे लाडलो मेरे रसगुल्लो मडगांव कहां पड़ेगा, गोवा में पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। गोवा से केरल तक के रेल के रास्ते में 92 सुरंग और 2000 पुल हैं। यह भी सवाल बन सकता है कि गोवा से केरल तक के रास्ते में कितने सुरंग हैं, तो आंसर क्या होगा, 92। और कितने पुल हैं, तो 2000। आगे बढ़ते हैं हम। और बहुत बहुत सारे नारियल के पेड़। देखिए हमने सिर्फ इंपॉर्टेंट फैक्ट लिया है बस, बाकी कोई कहानी वानी नहीं लिया है। उससे जो बातें निकल के आ सकती है, जहां से सवाल आपके एग्जाम में बन सकते हैं, मैंने वही लिया है सिर्फ बस। अम्मा ने बताया कि चावल की खेती यहाँ होती है। बाहर सब कुछ अलग दिखाई दे रहा था, यहाँ के गांव और यहाँ बन रहे घन। जानती हो यहाँ के लोग का पहनावा भी अहमदाबाद के लोगों से अलग है। ज्यादातर लोग सफेद या क्रीम रंग की सूती धोती और साड़ियां पहनते हैं। तो ध्यान रखेंगे सफेद और क्रीम रंग की धोती और साड़ियां वहां के लोग पहनते हैं। अहमदाबाद में हमारे साथ वाले बहुत से लोग 20 स्टेशन पर उतर गए। ठीक है, उतर जाने दीजिए। आगे बढ़ते हैं कहानी को। अब देखिए, अब यहाँ पर कुछ एक दिया हुआ था भाषा की मलयालम कहाँ बोला जाता है, तो ध्यान रखेंगे मलयालम आपका बोला जाएगा दक्षिण भारत की प्रमुख भाषा है, जो मुख्यतः केरल और लक्षद्वीप में बोली जाती है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे मलयालम तो वैसे मुख्यतः दक्षिण भारत की भाषा है, लेकिन कहाँ बोली जाती है, केरल में, लक्षद्वीप में, कर्नाटक और तमिलनाडु के भी कुछ स्थान पर बोले जाते हैं। अगला है कोकनी। तो कोकनी जो है यह गोवा की भाषा है। कहाँ की भाषा है, गोवा की भाषा है। उसके बाद है आपका मराठी। तो मराठी बोला जाता है कहाँ पे, महाराष्ट्र में बोला जाता है। उसके बाद है गुजराती। तो गुजराती ग से गुजराती और ग से गुजरात। उसके बाद है कन्नड़। तो कन्नड़ बोला जाएगा कहाँ पे, तो कर्नाटक में। तो ध्यान रखेंगे इन भाषाओं को आप लोग याद कर लेंगे मेरे भाई। पाठ 8 में आता है नानी के घर तक, यानी अब ये लोग नानी के घर तक पहुंचने वाले हैं। 8वां पाठ। ट्रेन के लंबे सफर के बाद हम देर रात कोट्टायम पहुंचे। वल्लियामा। वल्लियामा का मतलब होता है जो माँ की बहन होती है, उसी को हम, जो माँ की बड़ी बहन होती है उसको क्या कहते हैं, वल्लियामा कहते हैं। तो वल्लियामा का घर स्टेशन से बहुत दूर नहीं है। स्टेशन से हमने 2 ऑटो रिक्शा किए और वल्लियामा के घर पहुंचे। मुझे इतनी नींद आ रही थी कि नहाकर कुछ खाए पिए बिना सो गए। सोए भी। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बात तो हमें वल्लियामा का इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बात नहीं है।
मैं खुश थी कि आखिरकार हम अमूमा, अमूमा का मतलब होता है हमारे यहाँ जिसको हम लोग नानी बोलते हैं, माँ की माँ, उसी को दक्षिण भारत में अमूमा बोलते हैं। ठीक है, तो अमूमा केरल में इनको बोला जाता है। तो अमूमा यानी कि नानी के गांव पहुंची गए पर नहीं, सफर अभी भी बाकी था। बस ने हमें जहां उतारा वहां एक तरफ पानी ही पानी था। अम्मा ने दूर पानी के पार इशारा किया जहां अम्मा का घर था और कहा कि वो देखो हमें वहां पहुंचना है, पर हम वहां कैसे पहुंचेंगे। मैंने सोचा, अभी मैं यह सोच ही रही थी कि पानी के पार कैसे जाएंगे, तभी एक बड़ी नाव किनारे पर रुकी। अम्मी बोली, लो फेरी आ गई। तो ध्यान रखेंगे, केरल में बड़ी नाव को क्या बोलते हैं? फेरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फेरी बोलते हैं। ठीक है, और अम्मा ने बताया कि वहां पर पानी के दूसरे तरफ जाने के लिए केवल फेरी का इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो इसमें यही है, अमुम्मा क्या है और ना वल्ली अम्मा क्या है, फेरी क्या है, यही सवाल बन सकते हैं। आगे बढ़िए। जैसे ही यही आपका दिख रहा है ना, यही आपका क्या है? फेरी है। हम लोग अपने यहाँ इसको क्या बोलते हैं? नाव बोलते हैं। अगला है जी पाठ 9 है, बदलते परिवार में आते हैं। क्या क्या है इसमें ये देखते हैं। बहुत सी ऐसी लड़कियां हैं जिनकी शादी 18 साल की आयु से पहले ही कर दी जाती है। इनमें से बहुत सी लड़कियों को तो स्कूल भी छोड़ना पड़ता है। रंगा रेड्डी जिले की सुशीला के समान ऐसी बहुत सी लड़कियों की सच्ची कहानी है जिन्होंने फिर से स्कूल जाना शुरू किया। तो ये कहानी है एक सुशीला की जो रंगा रेड्डी जिले की रहने वाली है। सुशीला को आगे पढ़ने के लिए पंचायत की तरफ से भी मदद मिली। पंचायत का कहना था कि बच्चों के लिए खेलना और पढ़ना बहुत जरूरी है, उनकी बचपन में ही शादी नहीं करनी चाहिए। आंध्र प्रदेश में लोगों, तो ध्यान रखेंगे कि जो उम्र है विवाह की, तो लड़कियों की जो उम्र है विवाह का वो 18 वर्ष है, और जो है लड़के हैं उनका उम्र कितना है? 21 साल है। ध्यान रखेंगे। आगे 8-10 है, हु तू एक गेम है जी। आइए, और इसमें हम लोग जानेंगे सबसे पहले कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में। क्या तुमने अखबार में इनके बारे में पढ़ा है? कर्णम मल्लेश्वरी एक वेट लिफ्टर हैं। ये आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं। इनके पापा पुलिस में हवलदार हैं। जब ये 12 साल की थी तब से वजन उठाने का अभ्यास करने लगी थी। अब वे एक बार में 130 किलोग्राम तक वजन उठा लेती हैं। कर्णम ने भारत के बाहर 29 मेडल जीते हैं। उनकी 4 बहनें भी रोज वजन उठाने का अभ्यास करती है। तो याद रखेंगे, कर्णम मल्लेश्वरी का संबंध किससे है? तो वेट लिफ्टर से है। ये आंध्र प्रदेश की रहने वाली है और ये अब 130 केजी से ज्यादा वजन उठा पाती हैं और इन्होंने भारत से बाहर 29 मेडल जीते हैं। इनके बारे में इतनी बात ध्यान रखेंगे और इससे सवाल आपके एग्जाम में एक आएगा आएगा आएगा, लिख लो मेरे भाई। अब आगे है इसी में 3 बहनों की कहानी। यह फोटो देखो, लगता है ना कि ना दादी नानी पर है आम दादियों नानियों से अलग। ये फोटो है 3 बहनों की जिनका नाम है ज्वाला, लीला और क्या नाम है? हीरा। एक का नाम है ज्वाला, एक का नाम है लीला और एक का नाम है हीरा। ये मुंबई में रहती है। ये तीनों बहनें कबड्डी खेलती है। ठीक है, और एक बार ऐसा हुआ कि इनका कबड्डी का मैच शाम को 6:30 बजे से होने वाला था और ये लोग जो है शाम को 3 बजे से लेकर के 6 बजे तक सिनेमा देखने निकल गए थे। ठीक है, इनके बारे में भी बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है।
लेकिन उतना तो समय है नहीं कि हम आपको बस बताएं। तो ध्यान रखेंगे, ज्वाला, लीला और हीरा का संबंध किससे है? तो कबड्डी से है। ठीक है, तीनों बहनें कबड्डी खेलती हैं। अगला है जी 11 नंबर है फुलवारी, अंतिम है। उत्तराखंड में पहाड़ों के बीच में एक ऐसी जगह है जहां फूल ही फूल होते हैं, यह फूलों की घाटी कहलाती है। तो उत्तराखंड को क्या कहते हैं? फूलों का घाटी। और स्थान कौन सा है? तो ध्यान रखेंगे, फूलों का घाटी कहाँ है उत्तराखंड में? तो चमोली में। ध्यान रखेंगे, ये सवाल इंपॉर्टेंट है। कहीं झाड़ियों में लगे लाल फूल नजर आते हैं, तो कहीं पत्थरों के बीच सफेद फूल झांकते हुए मिलते हैं। ठीक है, तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं है, इसके आगे बस यही था कि उत्तराखंड को फूलों का घाटी कहते हैं। और ये कहाँ है उत्तराखंड में? तो चमोली में है। आगे पढ़ते हैं इसमें। अब ये देखिए, आपको ये पेंटिंग थी दिख रहा होगा, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो यह दिखाया गया डिजाइन को मधुबनी कहते हैं। यह चित्रकला बहुत पुरानी है। पता है इस चित्रकला का नाम मधुबनी क्यों पड़ा? बिहार में मधुबनी नाम का एक जिला है। त्योहारों और खुशी के मौकों पर वहां घर की दीवारों पर और आंगन में इस तरह के चित्र बनाए जाते हैं। यह चित्र पीसे हुए चावल के घोल में रंग मिलाकर बनाए जाते हैं। ये रंग भी खास तरह के होते हैं। इन्हें बनाने के लिए नील, हल्दी, इसको याद रखेंगे, इनको बनाने के लिए नील, हल्दी, फूल, पेड़ों के रंग आदि का इस्तेमाल में लाया जाता है। चित्र में इंसान बनते हैं, जानवर बनाए जाते हैं, पेड़, फूल बनाए जाएंगे, पक्षी बनाए जाएंगे, मछली और अन्य कई जीव जंतु साथ में बनाए जाते हैं। तो ध्यान रखेंगे, मधुबनी पेंटिंग में ज्यादातर नेचर के सौंदर्य को दर्शाया जाता है। ठीक है, आगे है, खाए भी जाते हैं फूल। तुमने फूलों का कहाँ कहाँ इस्तेमाल देखा है? क्या तुम जानते हो फूल खाए भी जाते हैं? बहुत से फूलों की सब्जी बनती है। उत्तर प्रदेश में रहने वाली फिरोजा और नीलिमा कचनार के फूलों की सब्जी बहुत पसंद है। तो ध्यान रखेंगे कि कचनार के फूलों का सब्जी कहाँ बनता है? तो यूपी में बनता है। केरल की यामिनी अपनी अम्मा से केले की फूल की सब्जी बनाने की फरमाइश करती है। तो ध्यान रखेंगे कि केले के फूल का सब्जी कहाँ बनता है? केरल में। महाराष्ट्र की ममता और उमर को सहजन के फूलों के पकौड़ी बहुत पसंद है। तो सहजन के फूल के पकौड़ा महाराष्ट्र में, केले का फूल की है केरल में, और कचनार के फूल कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। ये सवाल आपके एग्जाम में भैया आएंगे, ध्यान रखिएगा बातें। खुशबू और रंग, बहुत से फूलों जैसे गुलदाउदी, जिनिया से रंग भी बनाए जाते हैं। उन रंगों से कपड़े भी रंगे जाते हैं। तो ध्यान रखेंगे, गुलदावरी और जिनिया से रंग बनाए जाते हैं, जिससे कपड़े रंगे जाते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट बात है। दादी माँ का एक नुस्खा है, गुलाब जल और ग्लिसरीन बराबर मात्रा में मिलाकर शीशी में भर ले, इसमें कुछ बूंदे नींबू की डालो। इसके इस्तेमाल से सर्दी में त्वचा नहीं फटती है। तो ये भी ध्यान रखेंगे, यहां से भी सवाल बन जाएगा आपके एग्जाम में। क्या तुमने कभी इत्र की शीशी खुलने पर उसकी खुशबू का मजा लिया है? क्या तुम जानते हो इत्र एक छोटी सी शीशी भी इत्र की एक छोटी सी शीशी भी बहुत सारे फूलों से बनती है। उत्तर प्रदेश का कन्नौज जिला इत्र के लिए मशहूर है। यहाँ पर पास के इलाकों में
ट्रकों से भर भर कर फूल लाए जाते हैं, फिर उनसे इत्र, गुलाब जल और केवड़ा तैयार किया जाता है। कनौज में इस काम में हजारों लोग लगे हुए, तो ध्यान रखेंगे इत्र कहाँ बनता है, तो उत्तर प्रदेश के कनौज जिले में मशहूर है इत्र, ठीक है, और ये भी फूल का ही बनता है। चलिए तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे आप।